डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। A complex number can be represented by a point on a plane. That plane is known as complex plane or Gaussian plane। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई। कैसे फॉर्म होता है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन ए प्लेन एंड दैट प्लेन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब कैसे हम प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए हमें दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ डैश वाई लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जैसे आप सेम टू सेम कोऑर्डिनेट प्लेन में काम करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। वहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, इसे रियल एक्सिस को कहते हैं, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, एंड इमेजिनरी एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, और पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी वर्क होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दिस इज़ कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ से इनकी डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो इस पॉइंट P प्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द P। अब हम आते हैं डिफिनीशन पर। यहाँ कहा जा रहा है द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन, एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ से जो लेंथ होगी लाइन सेगमेंट की, मतलब O से लेकर के P तक, मतलब दिस लाइन सेगमेंट की जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी, दिस इज कॉल्ड द OP, एंड दिस OP इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम लोग देख भी सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब 0 0 टू एक्स वाई। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी √x² प्लस y²। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है √x² प्लस y²। तो पहला थिंग्स हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OP, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, फिर इस डायग्राम को हम लोग देखा जाए, जो लाइन सेगमेंट OP है, दिस लाइन सेगमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा नाम इसका होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डिफिनीशन भी यहाँ पर गिवन दैट है, कहा जा रहा है द एंगल थीटा विच OP मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ
z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दीज टू। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू थी x और ये वैल्यू हम लोगों को मिल रही थी y। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दिस इज y अपान x, इसका मतलब एम्पलीट्यूड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से दो ऑब्जर्वेशन मिले कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, दैट पॉइंट इज प्लॉटेड ऑन द प्लेन, दैट प्लेन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट OP की वैल्यू होगी, पहला ऑब्जर्वेशन है OP, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो लाइन सेगमेंट OP है जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो चीज़ें डिफाइंड हुई, पहला लेंथ और दूसरा हो गया एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो थीटा की वैल्यू कुछ रेंज में लाइज करती है तो उस रेंज को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो कभी कभी पूछा जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में, द यूनिक वैल्यू थीटा सच दैट इफ थीटा इज लाइज बिटवीन दिस रेंज, मतलब अगर थीटा बिलोंग कर जाए ओपन इंटरवल पाई टू क्लोज माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई में, दिस थीटा दिस एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर एम्पलीट्यूड। तो अब हम आते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर दे देने पर आपको अगर कहा जाए फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसके लिए डायग्राम को देखिए। सबसे पहली बात आप पता करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्लेन में लाइज किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है कि सेकेंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। इसके लिए देखिए क्या है, अगर x एंड y दोनों की साइन ग्रेटर देन 0 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। यहाँ पर आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। इस केस में सबसे पहले आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y अपान x। आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए और अल्फ़ा की वैल्यू से ही हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो आर्गुमेंट की वैल्यू इसी अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगी। दूसरा, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कब लाइज करेगा, जब x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x निगेटिव हो एंड y पॉजिटिव हो। उस केस में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हो थीटा होती, दिस इज़ पाई माइनस अल्फ़ा। आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तीसरे क्वाड्रेंट में कब लाइज करेगा, जब x एंड y बोथ आर निगेटिव। उस केस में जो आपकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी, दिस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा माइनस पाई भी हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब लाइज करेगा, जब x इज़ ग्रेटर देन 0 हो एंड y इज़ लेस देन 0। इस केस में जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी, दिस इज़ थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। अब आते हैं इसे एक और डायग्राम से समझते हैं, आप कैसे तुरंत बता देंगे। सबसे पहले अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हो, सपोज कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दैट है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू होती है tan इनवर्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू y अपान x, मतलब दोनों वैल्यू आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, x एंड y की दोनों वैल्यू। अब यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अब आप इसके बाद चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में कि फोर्थ में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू हो जाती है पाई माइनस अल्फ़ा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस, इसी का माइनस टाइम हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस अल्फ़ा। इतना आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बार बार पूछता है
कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप तुरंत इन क्वाड्रेंट से बता सकते हैं, सबसे आसान तरीका। और भी मेथड्स हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए। अब हम दूसरे रेंज के बारे में बात करेंगे। अगर जनरल आर्गुमेंट कहा जाएगा तो जनरल आर्गुमेंट का जो रेंज होता है ये होता है 0 to 2 पाई। मतलब जब आर्गुमेंट कहा जाए 0 से 2 पाई के बीच लाइज कर रहा है, उस केस में बताइए व्हाट इज़ द आर्गुमेंट। तो इसके लिए देखिए हम लोग इसके लिए भी हमने डायग्राम बनाया है, आप इसे देख सकते हैं कब कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इसके लिए हम यहाँ से फिर से वैल्यू, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए z = x + iy, तो फिर आप अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू y/x। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाने के बाद अब आप देखेंगे कि z किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कि सेकंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से आप अल्फ़ा आर्गुमेंट थीटा = हो जाता है अल्फ़ा, पिछले में सेम है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट थीटा = हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, इतना भी दोनों सेम है। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाता है पाई प्लस अल्फ़ा। याद रखिए पिछले वाले में ये माइनस टाइम था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस पाई माइनस अल्फ़ा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट की वैल्यू हो जाती है 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो याद रखिएगा दोनों का रेंज, कभी जनरल आर्गुमेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में और कभी पूछा जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रॉब्लम के बारे में सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि यहाँ पर कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला है आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2। तो आर्गुमेंट अगर है प्रोडक्ट को ये चेंज कर देता है एडिशन में, डिवीज़न को चेंज कर देता है सब्ट्रैक्शन में। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है, तो इन सब प्रॉब्लम, और देखिए ये लाग की प्रॉपर्टी की जैसे है, यहाँ पर पावर को ये चेंज कर देगा प्रोडक्ट में। इस तरीके से आप इन सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट को देख डालेंगे। ये सब भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम में देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बाकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके हमें बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए है, सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा देखिए हो जाएगा tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू y। यहाँ देखिए y की वैल्यू है -√3, x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -√3/-1। दिस इज़ tan इनवर्स √3। आप जानते हैं √3 की वैल्यू 60 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज़ π/3। सबसे पहला काम आपको यही करना, अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये देखना है ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं x एंड y दोनों निगेटिव है, तो ये लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने वैल्यू बताई थी, दिस इज़ थीटा = पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी -पाई माइनस π/3। तो इसकी वैल्यू देखिए थीटा = हम लोगों को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 π/3। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई सेकेंड पार्ट के लिए, थीटा = -2 π/3। इस तरीके से आप आसानी से प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू को बता सकते हैं। बस आपको ऊपर के डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना है और याद रखना है। फोर्थ जो यहाँ पर प्रॉब्लम कहा जा रहा है, फोर्थ प्रॉब्लम में देखिए ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दैट यहाँ पर है 1/1 + i। तो सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन करके, आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में, आप इसे चेंज करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। चेंज करने के बाद आप फिर से ये अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और डायग्राम के को यूज करके आप बता देंगे कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। बाकी प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब
कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हमें एक पता है, z इज इक्वल टू यक्स प्लस आई वाई। अब इसका हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हमें समझना होगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट को समझने से पहले जैसे कार्टीजियन प्लेन के बारे में आप लोग जानते हैं। कार्टीजियन प्लेन क्या होता है, ये क्या करता है, प्लेन में किसी पॉइंट को पोजीशन के बारे में बताता है। यहाँ पर अगर हम सपोज कर लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये कोई पॉइंट P है, तो P को प्रेजेंट करने के लिए कार्टीजियन प्लेन में हम प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे, सेकंड कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पर। तो कार्टीजियन प्लेन क्या करता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है और इसे बोला जाता है दिस इज कार्टीजियन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट भी काम क्या करता है, कार्टीजियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। अब इसे बताने का तरीका अलग है। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे कार्टीजियन कोऑर्डिनेट x y में होता है, पोलर कोऑर्डिनेट आपका होता है r एंड थीटा में। तब हमें समझना होगा कि कौन सी वैल्यू r है, कौन सी वैल्यू थीटा है। जो O से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है P के बीच में, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द r एंड द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो OP एंगल बनाता है दिस इज कॉल्ड द थीटा। तो ये भी क्या कर रहा है, पॉइंट P के पोजीशन को बता रहा है। तो इस पॉइंट P के पोजीशन को बताने का एक दूसरा तरीका हमें मिल गया एंड ये कहला रहा है r एंड थीटा, और इसी r एंड थीटा को बोला जाता है दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। तब देखिए कार्टीजियन के लिए तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू यक्स प्लस आई वाई। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें r एंड थीटा में प्रेजेंट करना होगा। तो r एंड थीटा में जब हम प्रेजेंट कर देंगे तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो आप जान रहे हैं ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y। तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज r साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज r cos थीटा। तो इस पॉइंट को अब हमें बदलना है, तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हम यहाँ z में पुट कर दें तो हमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा दिस इज r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। यही फॉर्म कहलाता है, दिस फॉर्म इज नोन एज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा। और इसकी वैल्यू देखिए होता है यूलर फंक्शन से, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर i थीटा। इसको भी आप जानिए, यूलर फंक्शन कहता है e टू दी पावर i थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। आप इसे भी ध्यान देंगे। इसके अनुसार हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म e टू दी पावर i थीटा। तो दो तरीके से हम लोगों को वैल्यू मिल जा रही है। यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मिल गई r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये वैल्यू। और दूसरा वैल्यू इसकी इस ब्रैकेट की वैल्यू को कहा जाता है e टू दी पावर i थीटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं r e टू दी पावर i थीटा। i थीटा की वैल्यू cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर हमें पोलर फॉर्म में बदलना है तो हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और थीटा। r देखिए क्या है, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन o एंड p। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा OP की जो डिस्टेंस होती है ये r की इक्वल है, दिस इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू देखिए होता है tan इनवर्स y अपान x। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे तो आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। z इज इक्वल टू r
इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम पर जो पूछा जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम को हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर z इज इक्वल टू गिवन दैट है 1 माइनस आई। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका अभी हमने बताया, दिस इज r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। अब हमें r और थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो यहाँ से मैं r की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। तो r की वैल्यू देखिए हो जाएगी √1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, दिस इज √2। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan इनवर्स -1/1 एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1, दिस इज π/4। अब देखिए ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगी, किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगी। दिस वैल्यू x पॉजिटिव है एंड y निगेटिव, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाती है -α, मतलब -π/4। अगर आप जनरल आर्गूमेंट की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 2π - π/4, तो ये हो जाएगा 8 -1, दिस इज 7π/4। दोनों में से कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म मिलेगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें हो जाएगा, दिस इज z इज इक्वल की वैल्यू √r cos। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज -π/4 प्रिंसिपल आर्गूमेंट, दिस इज -π/4 प्लस आई साइन -π/4, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। दूसरा आंसर हम लोग इसको जनरल आर्गूमेंट में कैसे लिख सकते हैं, √2 cos 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली हम लोग पढ़े हैं रियल रूट्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर सपोज करते हैं अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 रियल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से आप बोल देते हैं, दिस इज +-7। अगर सिमिलरली कह दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1 - आई, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बार बार कंपटीशन या एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए भी मेथड वही अप्लाई होगा स्क्वायर रूट के लिए, लेकिन हम इसके बारे में रिजल्ट भी बता रहे हैं जिससे आप डायरेक्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। देखिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दिस इज xa प्लस ib, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग सपोज कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी और y की वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी, दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। यहाँ से आप x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और x एंड y की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। आप इसे चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ z मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है अंडर रूट, ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। अब बस यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, याद करना आसान हो जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दैट होगा उसका स्क्वायर रूट बता लेंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम
ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो वहाँ ऑप्शन का स्क्वायर करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों तरीके से। लेकिन अगर रिजल्ट याद है तो आप रिजल्ट से कर सकते हैं। आते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ गिवन दैट है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो यहाँ पर हम लोगों को मॉड ऑफ z की वैल्यू देखिए हो जाएगी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, मॉड z की वैल्यू 2 मिल गई, एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज इक्वल टू 1। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड क्या होगा, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ जेड देखिए 2 है तो हो जाएगा रूट 2 एंड इसकी वैल्यू है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस आई, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, जैसे मॉड ऑफ जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए माइनस जेड तो माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड 1 है तो हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो बहुत आसानी से अगर ये रिजल्ट याद है तो आप इसे आसानी से इसकी वैल्यू बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। बाकी के जो बची हुई प्रॉब्लम है थर्ड एंड फर्स्ट, इसे आप सॉल्व करेंगे और इसे हमें बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। पॉइंट P प्रेजेंट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के द्वारा एंड पॉइंट Q प्रेजेंट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के द्वारा। देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट PQ ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। प्लेन में अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस का ये फार्मूला है। नाउ अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्किल। आप इक्वेशन ऑफ सर्किल जानते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर है 0 0 एंड रेडियस है r। वैसे ही और भी फार्मूले आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ सर्किल बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कर लेते हैं हमारे पास उस इक्वेशन ऑफ सर्किल हम बताने जा रहे हैं जिसका सेंटर है एट द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट एंड रेडियस है r। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये जो इक्वेशन बनता है द इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा दिस इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर है एट z नॉट पर एंड द रेडियस यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है सेंटर से ये रेडियस इसकी है r। नाउ अनदर फॉर्म भी पूछा गया बार बार कंपटीशन में। यहाँ कहा जा रहा है अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार प्लस a इज ए रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है, a बार प्लस a बार z प्लस b, but here b is the real number. The center of this equation of circle is equal to the, यहाँ पर होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज इक्वल टू माइनस ए एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अब आते हैं इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम BHU में बहुत बार पूछा गया है तो आप इस पर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ सर्किल को आप इस इक्वेशन ऑफ सर्किल से मैच करेंगे। देखिए दोनों एकदम सेम हैं, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल है। यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है, हियर a इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा, ये देखिए क्या है a z बार, हियर a इज इक्वल टू है 1 प्लस आई। तो यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ दिस सर्किल दिस इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस 1 प्लस आई, इसका सेंटर मिल गया। रेडियस के लिए हमें निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, दिस इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू दिस इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पर देखिए इसके रेडियस का फार्मूला क्या है, रेडियस r इज इक्वल टू है दिस इज √ इसका a² हो जाएगा 2 माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू -7 है, दिस इज प्लस हो जाएगा 7, तो r इज इक्वल टू √9 दिस इज +-3। तो हमें इसका सेंटर भी पता चल गया और इसका रेडियस भी पता चल गया इस इक्वेशन ऑफ सर्किल का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है आपके कंपटीशन में, एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इक्वेशन गिवन दैट होंगे, आपको बताना होगा कि लोकस ऑफ जेड क्या है। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट ये एक साथ हम लोग देखेंगे, ये दोनों पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को एक साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले कहा जा रहा है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड नॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, देन दिस इक्वल लोकस ऑफ जेड इज द इलिप्स। अगर दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 दिस इज ए लोकस ऑफ जेड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। अब जैसे इक्वेशन हम एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कह दिया जाए मॉडुलस ऑफ जेड -2 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड -7 दिस इज इक्वल टू 3। अब बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड का लोकस। इस पर बहुत बार कंपटीशन में प्रॉब्लम पूछी गई है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे Z1 की वैल्यू 2 है, Z2 की वैल्यू 7 है, तो Z1 माइनस Z2 जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 5। देखिए 5 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल में जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज द लोकस ऑफ जेड इज द लोकस ऑफ जेड इज एन इलिप्स। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलिप्स। अगर इक्वल हो जाता है देन दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। सिमिलरली यही रिजल्ट है माइनस के लिए, ये दोनों सेम पॉइंट के लिए है। यहाँ पर देखिए प्लस के प्लेस पर माइनस हो गया, अगर ये इसके इक्वल होगा दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 बट Z डज नॉट लाइज बिटवीन Z1 एंड Z2। और तीसरा इंपॉर्टेंट है जब इक्वल नहीं होगा, जहाँ पर माइनस कर दें इस एग्जाम्पल में, तो ये नॉट इज इक्वल टू होगा देन दिस इज द लोकस ऑफ हाइपरबोला। इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।